नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हॉरर स्टोरी हिंदी में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डरावनी और भयावह भूतिया कहानी, जिसे सुनकर आप रात में भी डरोगे, उस रात के बारे में आज भी सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक रात मैं और मेरा दोस्त राहुल स्कॉर्पियो से जा रहे थे। सफर लंबा था, रात हो चुकी थी, बारिश हो रही थी, बिजली का कड़कना डरावना सा लग रहा था। हाईवे के चारों ओर घने जंगल थे, आगे पीछे कहीं भी गाड़ी नहीं दिख रही थी। बारिश की बूंदें स्कॉर्पियो की विंडशील्ड पर लगातार टप टप गिर रही थीं। वाइपर की सिस सिस आवाज के बीच हेडलाइट्स की पीली रोशनी मुश्किल से 10-20 मीटर आगे का रास्ता दिखा रही थी। मैं और राहुल दोनों पीछे की सीट पर बैठे थे। ड्राइव कर रहा था हमारा दोस्त पंकज और उसके बगल में उसका छोटा भाई अमित। हम एक शादी से लौट रहे थे। गांव की शादी थी, लेकिन घर वापस जाने का रास्ता लंबा था। करीब 3 घंटे का सफर और आधी रात से ऊपर हो चुकी थी। बाहर का मौसम मानो किसी पुरानी डरावनी फिल्म का सीन हो। बिजली की गरज आसमान को चीरती हुई जंगल के अंधेरे में गूंज रही थी। बारिश की वजह से हाईवे पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। चारों तरफ बस घना भीगा हुआ जंगल और हल्की सी धुंध। राहुल ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, यार, ये जंगल बड़ा अजीब लग रहा है। मैंने भी देखा। ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी शाखाएं हवा में इस तरह हिल रही थीं जैसे किसी ने उन्हें खींचकर मोड़ा हो। बीच बीच में किसी परिंदे या जानवर की चीख सी सुनाई देती और फिर सब खामोश। करीब आधा घंटा इसी तरह बीत गया। अचानक पंकज ने धीमे से ब्रेक मारा। क्या हुआ? राहुल ने पूछा। आगे देखो, पंकज ने हाथ से इशारा किया। हेडलाइट्स के धुंधले घेरे में सड़क के बिल्कुल बीच एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी में, बाल खुले और सिर थोड़ा झुका हुआ। बारिश उसके कपड़ों से टपक रही थी, लेकिन वो जरा भी हिली नहीं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा, यार, ये तो फिल्म वाला सीन लग रहा है। चलो निकलते हैं यहां से। पंकज हिचकिचाया, शायद कोई मुसीबत में हो, लेकिन तभी उस औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा मैं पूरी तरह देख नहीं पाया, क्योंकि उसी समय बिजली चमकी और उसकी आंखें एक पल के लिए साफ लाल चमकती हुई। अमित ने घबराकर कहा, भाई, गाड़ी घुमा, अभी के अभी। पंकज ने एक्सीलरेटर दबा दिया। स्कॉर्पियो आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही हम औरत के पास पहुंचे, वो अचानक झुककर हमारी हेडलाइट्स की तरफ देखने लगी। उसकी मुस्कान न इंसानों जैसी थी, न समझ में आने वाली। और फिर हम उसे पीछे छोड़ चुके थे, लेकिन रियर व्यू मिरर में मैंने देखा, वो अब सड़क पर नहीं थी। वो हमारी गाड़ी के पीछे पीछे उसी स्पीड से दौड़ रही थी। पंकज ने एक्सीलरेटर पूरी तरह दबा दिया। स्कॉर्पियो की इंजन की आवाज बारिश और गरज के बीच चीख रही थी। मैंने कांपते हाथों से रियर व्यू मिरर में देखा। वो औरत अब भी हमारे पीछे थी। ना, ये मुमकिन नहीं था। इंसान इतनी तेज नहीं दौड़ सकता। उसके पैर सड़क को छू भी नहीं रहे थे। वो हवा में ऐसे फिसल रही थी जैसे कोई धुंध का टुकड़ा हो, लेकिन उसकी लाल आंखें, वो तो पूरी तरह जिंदा थीं। भाई, स्पीड बढ़ा, राहुल चिल्लाया। मैं फुल दे चुका हूं, पंकज ने जवाब दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। हमारी स्पीड 100 के ऊपर पहुंच चुकी थी, लेकिन वो औरत बस कुछ मीटर पीछे थी। अचानक बिजली चमकी और अगले ही पल वो गायब। राहुल ने हाँफते हुए कहा, गई? पर मेरा दिल कह रहा था, नहीं, ये तो बस शुरुआत है। करीब 5 मिनट तक हम चुप रहे। बारिश और तेज हो गई थी। हेडलाइट से आगे का रास्ता मुश्किल से दिख रहा था। पंकज ने राहत की सांस ली ही थी कि थक स्कॉर्पियो के ऊपर किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। हम सब उछल गए। क्या क्या था ये? अमित ने बमुश्किल कहा। मैंने ऊपर देखा, कुछ नहीं दिखा, बस बारिश की बूंदें शीशे पर फिसल रही थीं। फिर अचानक बोनट पर 2 हाथ पड़े, सफेद, ठंडे और बेहद लंबे नाखूनों वाले। उसका चेहरा कांच से सटा हुआ था, बाल बिखरे हुए, आंखें हमें चीर रही थीं। वो गाड़ी की रफ्तार के बावजूद चिपकी हुई थी। राहुल चीख पड़ा, ब्रेक मत मारना, स्पीड रख। पंकज ने एक तेज मोड़ लिया और किसी तरह वो हाथ फिसल गए। स्कॉर्पियो झटके से आगे बढ़ी, लेकिन तभी हमें सामने सड़क के बीच एक पुराना
टूटा हुआ बस स्टॉप दिखा। पंकज ने सोचा वहां रुककर थोड़ी सांस लें, पर जैसे ही हम करीब पहुंचे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। बस स्टॉप के नीचे कम से कम 10-12 लोग खड़े थे, सब सफेद कपड़ों में, सिर झुकाए, बारिश में भी हिल नहीं रहे थे। और सबसे डरावनी बात, उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। पंकज ने ब्रेक दबाने की कोशिश भी नहीं की। स्कॉर्पियो उन सफेद कपड़ों वाले लोगों के सामने से तेजी से गुजरी, लेकिन उस पल उनमें से एक ने अचानक सिर उठाया। वो चेहरा मानो किसी ने चमड़ी खुरचकर सिर्वा पीली हड्डियां छोड़ दी हों। खाली आंखों के गड्ढों में अंधेरा भरा था, लेकिन फिर भी मुझे लगा वो सीधे मेरी तरफ देख रहा है। ये इंसान नहीं है। मेरे मुंह से फुसफुसाहट निकली। राहुल ने भी देखा और बस धीरे से ओह भगवान कहा। हम आगे बढ़ गए, लेकिन अंदर से ऐसा लग रहा था कि वो सब अब भी हमारे पीछे हैं और सुन सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। अचानक सड़क संकरी हो गई। पेड़ दोनों तरफ से ऐसे झुक गए थे जैसे हमारी राह रोक रहे हों। बारिश अब कम हो गई थी, लेकिन एक अजीब सी धुंध फैल चुकी थी जिसमें हेडलाइट्स भी बेमानी लग रही थीं। पंकज बुदबुदाया, ये रास्ता मैंने कभी नहीं देखा। ये हाईवे नहीं है। अमित डरते डरते बोला, मतलब हम भटक गए? मेरा दिल डूब गया। हाईवे सीधा था, फिर ये मोड़ कहां से आया? इसी सोच में थे कि स्कॉर्पियो के टायरों के नीचे से अजीब सी छर्र छर्र की आवाज आई। पंकज ने स्पीड धीमी की और हमने देखा सड़क पर पेड़ की सूखी टहनियां नहीं थीं, बल्कि हड्डियां बिखरी थीं, मानव हड्डियां। राहुल ने कांपते हुए कहा, ये जगह मौत की है। जैसे ही उसके मुंह से यह निकला, धुंध के बीच किसी ने जोर से फुसफुसाया, हाँ, मौत की। आवाज चारों तरफ से आई, लेकिन कोई दिखा नहीं। पंकज ने घबराकर एक्सीलरेटर दबाया। स्कॉर्पियो झटके से आगे बढ़ी, लेकिन हम सबको महसूस हुआ पीछे वाली सीट पर कोई बैठ गया है। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा। भीगे हुए बाल, लाल आंखें और वही सफेद साड़ी वाली औरत शांत बैठी थी, जैसे शुरुआत से ही सफर में साथ हो। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। राहुल ने कांपते हुए मेरी नजर फॉलो की और उसे भी पीछे बैठी वो दिखी। पंकज और अमित अब भी आगे का रास्ता देख रहे थे। उन्हें लगा हम दोनों डर के मारे सन्न हो गए हैं, लेकिन अगले ही पल राहुल चीख पड़ा, गाड़ी रोको। पंकज ने पल भर के लिए ब्रेक छुआ, लेकिन तभी वो औरत धीरे से मुस्कुराई। मुस्कान में न इंसानी गर्माहट थी, न कोई खुशी, बस एक अजीब सुकून, जैसे किसी को यकीन हो कि खेल अब खत्म है। उसने हल्के से कहा, तुम यहां क्यों आए? उसकी आवाज गहरी, गीली और ठंडी थी, जैसे किसी कुएं के तल से निकल रही हो। मैंने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? उसकी आंखें और चमक उठी। मैं, जो भी इस जंगल में आता है उसका आखिरी सवाल सुनने वाली। पंकज ने गाड़ी और तेज चलाई, लेकिन बाहर का रास्ता, वही पेड़, वही धुंध, वही मोड़ बार बार आ रहे थे। हम जैसे गोल गोल घूम रहे थे। अमित हांफते हुए बोला, ये जगह हमें जाने नहीं दे रही। औरत ने मेरी तरफ झुककर कहा, यह जंगल रास्ता नहीं है, ये दरवाजा है। यहां से जो आता है वो वहीं जाता है जहां से वापस कोई नहीं आता। अचानक स्कॉर्पियो के चारों ओर फिर वही सफेद कपड़ों वाले लोग दिखाई देने लगे। वो सड़क के दोनों ओर खड़े थे, एक एक करके सिर उठाते हुए। उनके चेहरे सड़ चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद थी, उम्मीद कि शायद हम भी उनके जैसे हो जाएं। पंकज चिल्लाया, मैं गाड़ी चढ़ा दूंगा इन पर। औरत ने बिना देखे कहा, कोशिश कर लो, इनके ऊपर से निकल भी गए तो इनके अंदर से नहीं निकल पाओगे। तभी गाड़ी का इंजन अपने आप बंद हो गया। सिर्फ बारिश की बूंदें और उन अजीब सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, जो बाहर से भी आ रही थी और भीतर से भी। राहुल ने धीरे से कहा, अब क्या होगा? औरत ने हल्की सी हंसी हंसी, अब बस एक और कहानी बन जाएगी, जैसे तुम्हारे पहले वालों की बनी थी। बारिश अब धीमी हो गई थी, लेकिन हवा में ठंड और डर की नमी घुली हुई थी। स्कॉर्पियो के चारों तरफ खड़े सफेद कपड़ों वाले लोग अब धीरे धीरे करीब आ रहे थे। उनके पैरों का जमीन से कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी हर कदम की चर्र चर्र जैसी आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे सूखी हड्डियां आपस में रगड़ रही हों। पंकज ने बार बार चाबी घुमाई,
इंजन ने खड़खड़ाकर जवाब दिया, लेकिन चालू नहीं हुआ। राहुल ने कांपते हुए कहा, हम फंस गए हैं। अमित सीट के कोने में सिमटकर बस बुदबुदा रहा था, हे भगवान, बचा ले, बचा ले। वो औरत अब भी पीछे बैठी थी। भीगे बाल उसके गालों से चिपके थे और उसकी आंखों में एक अजीब सा संतोष था। उसने धीरे धीरे कहा, यहां से बाहर जाने का रास्ता है, लेकिन चारों में से सिर्फ 3 जा सकते हैं। हम सब ने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? मैंने घबरा कर पूछा। वो बोली, इस जंगल की प्यास बुझानी होगी। यहां से हर बार कोई आता है तो जंगल उसे अपने पास रख लेता है। अगर तुम में से कोई एक अपनी जान यहां छोड़ दे तो बाकी बच सकते हैं। राहुल चिल्लाया, तू पागल है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। औरत ने हल्की मुस्कान दी, फिर सब यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। सफेद कपड़ों वाले लोग अब बिल्कुल पास थे। उनके चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे वो हमसे मदद मांग रहे हों, लेकिन उनकी आंखों में भूख थी। पंकज ने अचानक जेब से एक पुराना ताबीज निकाला। शादी में पंडित ने दिया था। उसने वो औरत की तरफ उछाल दिया। ताबीज उसके माथे से टकराया और अगले ही पल वो चीख पड़ी। इतनी भयानक आवाज कि कांच तक हिल गया। उसके हाथ पांव मरोड़ खाने लगे और उसके साथ खड़े सारे सफेद कपड़ों वाले लोग भी धुंध में घुलने लगे। पंकज ने तुरंत चाबी घुमाई। इस बार इंजन दहाड़ के साथ चालू हो गया। स्कॉर्पियो आगे बढ़ी और हम धुंध को चीरते हुए भागे। पीछे से सिर्फ उसकी आखिरी चीख सुनाई दी, तुम भाग गए, लेकिन जंगल फिर प्यासा होगा। करीब आधे घंटे बाद हम हाईवे पर थे। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन रियर व्यू मिरर में मैंने साफ देखा, पीछे वाली सीट पर पानी टपक रहा था। हाईवे पर लौटते ही हमारी सांसें थोड़ी सामान्य होने लगीं। बारिश थम चुकी थी और सड़क के किनारे किनारे लगे बिजली के खंभों की रोशनी हमें यकीन दिला रही थी कि अब सब ठीक है। राहुल ने हंसने की कोशिश की, यार आज तो दिल ही रुक गया था। पंकज ने गहरी सांस ली, बस अब घर जाकर सोना है और इस रात को भूल जाना है। लेकिन मैं पीछे वाली सीट के कोने से नजर नहीं हटा पा रहा था। वहां पानी की बूंदें गिरी थीं और सीट का कपड़ा गीला था, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो। मैंने पंकज से कहा, गाड़ी के अंदर पानी कैसे आया? हम सब तो आगे बैठे थे। वो हंसकर बोला, शायद बारिश में खिड़की थोड़ी खुली रह गई होगी। हमने इस बात को टाल दिया। करीब 1 घंटे बाद हम शहर पहुंच गए। हर कोई अपने अपने घर की तरफ निकल गया। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटा तो सोच रहा था, शायद ये सब डर के कारण दिमाग का खेल था। शायद वो औरत सच में थी ही नहीं। लेकिन तभी मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। व्हाट्सएप पर एक नया मैसेज आया, अगली बार किसे छोड़ोगे? साथ में एक तस्वीर, हम चारों की स्कॉर्पियो के अंदर, और पीछे वाली सीट पर लाल आंखों वाली वही औरत बैठी मुस्कुरा रही थी। उस रात के बाद हम चारों ने तय किया कि हम कभी उस हाईवे, उस गांव या उस जंगल के पास भी नहीं जाएंगे। जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो गई, लेकिन सिर्फ ऊपर से। अंदर ही अंदर हम चारों को लगता था कि कोई हमें देख रहा है। 3 साल बीत गए। पंकज ने शादी कर ली, अमित नौकरी में व्यस्त हो गया, राहुल विदेश चला गया और मैं भी नए शहर में आ गया। हम सब ने वो रात कभी खुलकर याद नहीं की, लेकिन सपनों में वो बार बार आती रही। वही भीगा जंगल, वही धुंध और वही लाल आंखें। एक दिन राहुल ने विदेश से वीडियो कॉल की। उसके चेहरे पर डर था। यार, कल रात सपना आया और उसमें वो औरत थी। उसने कहा, अब बारी तुम्हारी नहीं, तुम्हारे करीबियों की है। मैंने इसे मजाक में टालने की कोशिश की, लेकिन अगली सुबह मुझे डाक से एक पैकेट मिला। कोई नाम या पता नहीं था। अंदर एक पुराना भीगा हुआ ताबीज था, वही जो पंकज ने उस रात औरत को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। और ताबीज के साथ एक कागज, उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जंगल प्यासा है। मैंने तुरंत पंकज, राहुल और अमित को फोन लगाया। अमित ने कांपती आवाज में कहा, यार, कल रात हमारे घर के दरवाजे पर कोई खड़ा था। बारिश हो रही थी और उसके कपड़े सफेद थे। पंकज ने कहा, मुझे भी। गाड़ी के शीशे पर किसी ने हाथ रखा, लेकिन जब देखा वहां कोई नहीं था। फोन के उस पार सब चुप हो गए। फिर एक साथ हमारे चारों फोन में एक ही कॉल आई,
नंबर अनजान था, लेकिन स्क्रीन पर नाम आया जंगल। फोन की स्क्रीन पर लिखा नाम जंगल धीरे धीरे फीका पड़ा और कॉल अपने आप कट गई। कुछ सेकंड बाद हम चारों के फोन में एक ही मैसेज आया, अगर आओगे नहीं तो हम आ जाएंगे। साथ में एक लोकेशन पिन थी, वही हाईवे जहां से हमारी पहली डरावनी रात शुरू हुई थी। शुरू में सबने मना किया, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगी। राहुल के फ्लैट में पानी की बूंदें छत से टपकने लगी, जबकि बारिश नहीं हो रही थी। पंकज की पत्नी ने बताया कि रात को उसने खिड़की के बाहर लाल आंखों वाली एक औरत देखी थी। अमित के ऑफिस में उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने आप वही फोटो दिखी। हम चारों स्कॉर्पियो में पीछे वाली सीट पर वही औरत। डर के मारे हमने तय किया कि हम सब फिर से मिलेंगे और उस लोकेशन पर जाएंगे, ताकि पता चल सके कि यह सिलसिला खत्म कैसे किया जाए। अगली रात बारिश फिर से हो रही थी, जैसे मौसम खुद इस मुलाकात का इंतजार कर रहा हो। हमने वही पुरानी स्कॉर्पियो ली और जैसे ही हाईवे पर पहुंचे, महसूस हुआ कि सड़क अजीब तरह से खाली है। कुछ किलोमीटर बाद वही मोड़ आ गया, जहां उस रात हमने पहली बार उस औरत को देखा था। पंकज ने गाड़ी धीमी की, लेकिन इस बार सड़क के बीच कोई नहीं था। हम सब ने सोचा शायद अब कुछ नहीं होगा। तभी गाड़ी के रेडियो ने अपने आप चालू होकर अजीब सी फुसफुसाहट बजानी शुरू कर दी। आवाज में सिर्फ एक ही शब्द बार बार आ रहा था, रुको रुको रुको। हम सब घबरा गए। पंकज ने गाड़ी तेज करने की कोशिश की, लेकिन आगे धुंध इतनी घनी हो गई कि हेडलाइट्स भी बेकार थीं। और फिर धुंध के बीच से एक बस उभर आई। वो पुरानी टूटी फूटी बस सड़क के बीच खड़ी थी और उसके भीतर वही सफेद कपड़ों वाले लोग बैठे थे। इस बार सबके चेहरे हमारी तरफ मुड़े हुए थे। राहुल फुसफुसाया, ये तो बस स्टॉप वाले लोग हैं, लेकिन इस बार ये जिंदा दिख रहे हैं। बस के दरवाजे अपने आप खुले और अंदर से वही औरत उतरी। इस बार उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, बल्कि गुस्सा था। तुम लौट आए, अब तो तुम्हें यहीं रहना होगा। वो औरत धीरे धीरे स्कॉर्पियो के सामने आकर खड़ी हो गई। बारिश की बूंदें उसकी सफेद साड़ी में समाकर उसे पारदर्शी बना रही थीं, और उसके पीछे खड़ी पुरानी बस की खिड़कियों से दर्जनों सफेद चेहरे हमें देख रहे थे। उनकी आंखें पहले से अलग थीं। अब उनमें न सिर्फ भूख थी, बल्कि गुस्सा भी। पंकज ने गाड़ी पीछे लेने की कोशिश की, लेकिन टायर बस जगह पर घूम रहे थे, जैसे नीचे की सड़क अचानक कीचड़ नहीं, बल्कि किसी नरम मांस जैसी चीज में बदल गई हो। अमित ने घबरा कर कहा, ये जमीन सांस ले रही है। हमने महसूस किया कि सड़क वाकई हल्की हल्की ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे कोई जीव हमारे नीचे रेंग रहा हो। वो औरत पास आकर बोली, पिछली बार जंगल ने तुम्हें जाने दिया था ताकि तुम लौटो और औरों को लाओ। अब जंगल भूखा है और तुम्हारे साथ 4 नहीं 400 आएंगे। अचानक बस से बाकी सफेद कपड़ों वाले लोग बाहर निकलने लगे, लेकिन इस बार उनके पैर जमीन को छू रहे थे। उनके शरीर टेढ़े मेढ़े थे, जैसे हड्डियां टूट चुकी हों, लेकिन आंखों में जीवन की एक भयानक चमक थी। राहुल ने चिल्लाकर कहा, ये तो जिंदा लग रहे हैं। वो औरत हंसी, हाँ, जब तक जंगल तुम्हारी आखिरी सांस नहीं लेता, तुम भी ऐसे ही रहोगे, जिंदा लेकिन उसके अंदर के हिस्से बनकर। अचानक हमारे चारों तरफ से पेड़ों की शाखाएं सरकते हुए पास आने लगीं, जैसे किसी विशालकाय मकड़ी के पैर। शाखाओं से टपकता पानी गाढ़ा और लाल था, और उसकी गंध बिल्कुल खून जैसी। पंकज ने हताश होकर कहा, अगर हमें निकलना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये हमें निगल जाएगा। तभी मैंने देखा बस के ऊपर वही पुराना ताबीज लटका हुआ था जो हमने पहली बार औरत पर इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार वो काला पड़ चुका था और उसके चारों तरफ पेड़ की बेलें लिपटी हुई थीं, जैसे उसे बचा रही हों। औरत हमारी नजर पहचान गई। छूने की कोशिश मत करना, वरना ताबीज नहीं तुम जलोगे। हम चारों की नजर बस की छत पर लटके उस काले पड़े ताबीज पर टिकी थी। बारिश अब हल्की हो गई थी, लेकिन हवा में एक गंध फैल रही थी, सड़े मांस और गीली मिट्टी की मिलीजुली, जो सीधा नाक से दिमाग में चढ़ रही थी। पंकज ने धीरे से कहा, अगर ये ताबीज हमें पहली बार बचा सकता था, तो अब भी यही रास्ता हो सकता है। राहुल ने तुरंत जवाब दिया,
लेकिन वो देख रही है और बाकी सब भी। मैंने बस की छत तक जाने का रास्ता जल्दी से तलाशा। खिड़कियों के ऊपर जंग लगे लोहे के हैंडल जो बारिश में फिसलन भरे थे, लेकिन यही हमारा एकमात्र तरीका था। वो औरत मुस्कुराई, जैसे उसे पता हो कि हम क्या सोच रहे हैं। जंगल का हिस्सा बनने से पहले भागने की कोशिश देखना मुझे अच्छा लगता है। जैसे ही पंकज बस की तरफ बढ़ा, जमीन अचानक धंसने लगी। नीचे कोई गहरी अंधेरी खाई खुल रही थी और उसे चिपचिपे हड्डी जैसे हाथ बाहर निकलकर हमारी टांगें पकड़ने लगे। अमित चीख पड़ा, ये हमें नीचे खींच रहे हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और जोर से खींचा। तभी मेरी आंखों के सामने कुछ ऐसा आया कि सांस अटक गई। पेड़ों की शाखाएं आपस में मिलकर एक चेहरा बना चुकी थीं। वो चेहरा किसी बूढ़ी औरत का था, जिसकी आंखें गहरी काली थीं और उसके होंठ हिल रहे थे। लेकिन आवाज औरत के मुंह से नहीं, पूरे जंगल से आ रही थी। तुम सिर्फ रास्ता नहीं, मेरे शरीर पर चल रहे हो। इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, वो सफेद कपड़ों वाले लोग हमारे चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए। उनमें से एक, जिसके चेहरे का आधा हिस्सा हड्डी था, मेरे बिल्कुल पास आकर बोला, ताबीज तक पहुंचना है तो किसी एक को यहीं छोड़ना होगा। पंकज ने मेरी तरफ देखा, राहुल ने अमित की तरफ, और उस पल हमें समझ आ गया, इस बार जंगल हमें कोई आसान जीत नहीं देगा। मैंने तय किया कि चाहे जो हो, ताबीज मैं ही लूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने बस के हैंडल पकड़े और ऊपर चढ़ने की कोशिश की, बस की छत पर बैठी वो औरत हिलने लगी और उसकी परछाई छत से नीचे उतरकर सीधे मेरे सामने खड़ी हो गई। ताबीज ले लोगे तो क्या सोचते हो, जंगल तुम्हें जाने देगा? मैंने हिम्मत जुटाकर बस की छत पर छलांग लगाई। बारिश से भीगा लोहा फिसलन भरा था, लेकिन उंगलियों में इतनी पकड़ बाकी थी कि मैं ऊपर तक चढ़ सका। ताबीज ठीक सामने लटका था, काला, भारी और किसी सूखी नसों जैसी चीज से बंधा हुआ। जैसे ही मैंने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, मेरे कान में किसी की फुसफुसाहट गूंजी, ले लो और हमेशा के लिए मेरे हो जाओ। मैंने बेलों को खींचकर तोड़ा और ताबीज को छाती से लगा लिया। नीचे पंकज, राहुल और अमित की आंखों में उम्मीद की झलक थी। लेकिन तभी जंगल ने अपना असली रूप दिखाया। बस के चारों ओर पेड़ इस तरह मुड़ने लगे जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें मरोड़ रहा हो। जमीन से लाल धुंध उठी और वो सफेद कपड़ों वाले लोग एक एक करके जिंदा आग में बदलने लगे। लेकिन उनके चेहरे पर दर्द नहीं, बल्कि मुस्कान थी, जैसे यही उनका मकसद था। वो औरत मेरे ठीक सामने प्रकट हुई, छत पर खड़ी। उसकी आंखें अब पहले से भी ज्यादा लाल थीं। तुम सोचते हो ताबीज जंगल से बाहर ले जाएगा? नहीं, ये बस दरवाजा खोलता है। बाहर जाने का रास्ता तभी खुलेगा जब तुम जंगल को अपनी तरफ से कोई दे दोगे। नीचे से पंकज चिल्लाया, उसकी बात मत सुनना, गाड़ी में आ। लेकिन जैसे ही मैंने नीचे उतरने की कोशिश की, बस के लोहे के हैंडल अचानक गर्म हो गए, जैसे किसी ने आग पर रख दिए हों। मेरी हथेलियों की चमड़ी छिलने लगी। दर्द असहनीय था। औरत ने एक आखिरी बार कहा, एक को छोड़ो और बाकी 3 आजाद हो जाएंगे। अगर मना किया तो तुम चारों हमेशा के लिए मेरे मेहमान रहोगे। मेरे पीछे पेड़ों की शाखाएं एक दरवाजे की शक्ल लेने लगी और उस दरवाजे के पीछे मैंने बाहर की दुनिया की झलक देखी। बारिश थमी हुई सड़क, शहर की लाइट्स और आजादी। नीचे मेरे तीनों दोस्त खड़े थे, आंखों में डर, लेकिन मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। अब फैसला मेरे हाथ में था। वो दरवाजा सामने था, बाहर की दुनिया की साफ झलक। मेरे कानों में अब सिर्फ 2 आवाजें गूंज रही थीं, पंकज, राहुल और अमित की धड़कनें और उस औरत की ठंडी फुसफुसाहट। एक को छोड़ो, बाकी आजाद होंगे। मैंने नीचे अपने दोस्तों को देखा। राहुल कांप रहा था, पंकज दांत भींचे खड़ा था और अमित की आंखों में आंसू थे। मेरे अंदर का डर और दोस्ती दोनों एक दूसरे को चीर रहे थे। अचानक ताबीज मेरे हाथ में तेजी से धड़कने लगा, जैसे वो भी मुझसे कोई जवाब मांग रहा हो। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, अगर ताबीज की ताकत बलिदान से मिलती है तो क्या होगा अगर मैं खुद को बलिदान दे दूं? मैंने औरत की आंखों में देखते हुए कहा, अगर कोई रहना ही है तो वो मैं रहूंगा। उसके चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी आई, फिर एक धीमी हंसी।
तुम सोचते हो जंगल तुम्हें अकेले जाने देगा? तुम रहोगे तो बाकी भी यहीं रहेंगे। मेरे सीने में ठंडा डर उतर गया। तो ये एक जाल था। वो चाहती थी कि मैं किसी अपने को छोड़ दूं, ताकि हमारे बीच हमेशा के लिए खून का रिश्ता टूट जाए और जंगल की प्यास कभी खत्म न हो। मैंने अचानक ताबीज को जोर से फाड़ा। काले धागे टूटे और अंदर से एक जलती हुई रोशनी फूटी, जिसने पूरे जंगल को चीर दिया। पेड़ों की शाखाएं पीछे हट गईं, लाल धुंध भाप की तरह उड़ने लगी और वो औरत चीखते हुए धुंध में बदल गई। हम चारों ने महसूस किया कि हम गिर रहे हैं, जैसे कोई गहरी खाई हमें निगल रही हो। फिर मैंने अपनी आंखें खोली और हम स्कॉर्पियो में थे। हाईवे पर बारिश थम चुकी थी। हम चारों एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन किसी ने एक शब्द नहीं कहा। बस एक बात समझ में आ गई थी, ताबीज अब हमारे पास नहीं था और जंगल की प्यास शायद सिर्फ टल गई है, खत्म नहीं हुई। जब मैं घर पहुंचा तो दरवाजे के बाहर पानी टपक रहा था और पानी में भीगी हुई मिट्टी पर किसी के पैर के निशान बने थे। नंगे पैर। दरवाजे के बाहर पानी में बने नंगे पैरों के निशान वहीं खत्म नहीं हुए थे। वो सीधे घर के अंदर की ओर बढ़ रहे थे। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में वही गीली मिट्टी की गंध फैली हुई थी, वही जो उस जंगल में थी। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। बस खिड़की से आती स्ट्रीट लाइट का हल्का पीला उजाला फर्श पर पड़ रहा था। पैरों के निशान अब मेरे लिविंग रूम के बीचों बीच थे और वहां से वो गायब हो गए, जैसे कोई अचानक हवा में उठकर गुम हो गया हो। मैंने खुद को समझाया कि यह थकान और डर का असर है, लेकिन तभी किचन से पानी टपकने की आवाज आई। टप टप टप। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। सिंक के नीचे से पानी गिर रहा था और उसमें वही काली गाढ़ी मिट्टी बह रही थी। अचानक फ्रिज के ऊपर रखे शीशे में मैंने अपनी परछाई देखी, लेकिन वो मैं नहीं था। वो गीले बालों और लाल आंखों वाली वही औरत थी जो बिना होंठ हिलाए मुझे देख रही थी। और फिर शीशे में उसने मुस्कुराया। मेरे पीछे से फुसफुसाहट आई, तुम घर आ गए, अब जंगल को आने में देर नहीं लगेगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन किचन की दीवार पर पेड़ों की शाखाओं जैसी काली रेखाएं फैलने लगी थीं, जैसे जड़ें घर के अंदर उतर रही हों। मैंने तुरंत पंकज, राहुल और अमित को फोन किया। पंकज ने घबराकर कहा, यार, हमारे यहां भी वही हो रहा है। दीवारों पर गीले निशान और पानी में मिट्टी। राहुल की आवाज टूट रही थी, मेरे बेडरूम में खिड़की के बाहर कोई खड़ा है, सफेद कपड़ों में। अमित बस हाँफ रहा था, मुझे लगता है हम कभी उस जंगल से निकले ही नहीं। फोन कट गया और उसी पल लिविंग रूम की बत्ती अपने आप बुझ गई। अंधेरे में मैंने साफ सुना, धीमे धीमे कई पैरों के एक साथ चलने की आवाज। घर के अंदर अंधेरे में वो पैरों की आवाज अब चारों तरफ फैल चुकी थी। कमरे के कोनों से ठंडी सीली हवा बह रही थी और उसके साथ आ रही थी गीली मिट्टी की वही गंध, इतनी तेज कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। रोशनी दीवार पर पड़ी तो देखा, सफेद धुंध जो कभी जंगल में थी अब मेरे घर के अंदर लटक रही थी, जैसे कोई अदृश्य जाल। सीढ़ियों की रेलिंग पर काई उगाई थी और फर्श पर दरारों से हरे भूरे पौधों की जड़ें बाहर निकल रही थीं। जैसे जैसे मैं पीछे हट रहा था, कमरे का हर कोना बदल रहा था। खिड़की से बाहर झांका तो वहां पड़ोसी का घर नहीं, बल्कि घने ऊंचे पेड़ थे। बारिश भी शुरू हो चुकी थी, जबकि मौसम रिपोर्ट में साफ आसमान बताया गया था। अचानक मेरे लिविंग रूम की दीवार में एक दरवाजा बनने लगा। लकड़ी का नहीं, बल्कि पेड़ों की मोटी शाखाओं और बेलों से बना, जो धीरे धीरे आपस में जुड़कर अंडाकार फ्रेम बना रही थीं। उसके अंदर गहरी लाल धुंध थी और उस धुंध में कहीं दूर वही औरत खड़ी थी, मुझे देखती हुई। उसकी आवाज हर तरफ से आई, दरवाजा खुला है, लेकिन अगर पार किया तो लौटकर फिर कभी घर नहीं आ पाओगे। मैंने कांपते हुए पूछा, अगर नहीं गया तो? उसने जवाब दिया, तो घर ही जंगल बन जाएगा और तुम हमेशा के लिए उसका हिस्सा हो जाओगे। मोबाइल फिर से वाइब्रेट हुआ। पंकज, राहुल और अमित के मैसेज एक साथ आए। हमारे घरों में भी वही दरवाजा खुल गया है, फैसला करना होगा। मैं उस दरवाजे के पास गया।
अंदर से आती ठंडी हवा मेरी हड्डियों तक पहुंच रही थी। एक अजीब खिंचाव था, जैसे वो दरवाजा मुझे अंदर खींच रहा हो, और कहीं गहराई में मुझे लग रहा था कि ये रास्ता सिर्फ बाहर जाने का नहीं, बल्कि जंगल के दिल तक जाने का है। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजे की ठंडी गीली बेलों को पकड़ा। स्पर्श करते ही उन्होंने जैसे मेरी उंगलियों को पहचान लिया। बेलें हिलकर हल्की सी कस गईं, मानो मुझे अंदर खींचना चाहती हों। आंखें बंद करके मैंने एक कदम आगे रखा और अचानक मेरे पैरों के नीचे का फर्श गायब हो गया। मैं गिर रहा था। आसपास सिर्फ घना लाल कोहरा था और गिरने की आवाज पानी में कंकड़ गिरने जैसी दूर दूर तक गूंज रही थी। फिर धप, मैं किसी नरम गीली जमीन पर आ गिरा। चारों तरफ घुप अंधेरा था, लेकिन ऊपर, बहुत ऊपर, पेड़ों की शाखाएं ऐसे जुड़ी थीं जैसे किसी विशाल गुफा की छत हो। जड़ें हर तरफ फैली थीं, मोटी और सांप जैसी, जो हल्के हल्के हिल रही थीं, जैसे उनमें जान हो। हवा में हर सांस के साथ लगता था कि कोई अदृश्य चीज मेरे अंदर घुस रही है, ठंडी और भारी। अचानक मुझे पंकज, राहुल और अमित की आवाजें सुनाई दी। वो तीनों भी यहां आ चुके थे, अलग अलग दरवाजों से। हमने एक दूसरे को ढूंढते हुए बीच की ओर बढ़ना शुरू किया, जहां एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे हम पास पहुंचे, जमीन धड़कने लगी, सचमुच धड़कने लगी, जैसे किसी का विशाल दिल हमारे पैरों के नीचे धड़क रहा हो। और फिर हमने देखा, जंगल का असली दिल हमारे सामने था। एक विशाल मांस जैसा गांठदार ढेर, जो आधा मिट्टी में दबा था और आधा बाहर। उसकी सतह से हर धड़कन के साथ लाल रोशनी निकल रही थी और उसके चारों ओर असंख्य चेहरों जैसी आकृतियां थीं। कुछ रो रहे थे, कुछ चीख रहे थे और कुछ मुस्कुरा रहे थे। वो औरत वहां खड़ी थी, दिल के ठीक पास। ये है मेरा हृदय, और इसमें वो सभी हैं जिन्होंने यहां कदम रखा और वापस नहीं गए। उसने मुस्कुराते हुए आगे कहा, अगर सच में आजादी चाहिए तो किसी एक को इस दिल में मिलना होगा, तब बाकी बच जाएंगे। हम चारों एक दूसरे को देखने लगे। चुप्पी इतनी भारी थी कि सिर्फ उस दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी, धक धक धक। हम चारों उस धड़कते हुए जीवित दिल के सामने खड़े थे। उसकी हर धड़कन से जमीन हल्की सी कांप रही थी और हवा में धड़कन जैसी लहर फैल रही थी, जो सीधी हमारी छाती में महसूस हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे ये दिल हमारी अपनी धड़कनों के साथ तालमेल बिठा रहा हो। वो औरत मुस्कुराते हुए आगे आई। फैसला लो, एक बाकी तीनों को बाहर ले जाएगा। पंकज ने कांपते हुए कहा, यार, अगर यही रास्ता है तो मैं करूंगा। राहुल तुरंत चीखा, पागल है, हमें नहीं पता ये सच है भी या नहीं। अमित चुप था, लेकिन उसकी आंखें बताती थीं कि वो भी मन ही मन तैयार हो रहा था। मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। जंगल ने अब तक हमें जितनी बार धोखा दिया था, क्या इस बार सच बोलेगा? अगर एक गया और बाकी भी मर गए तो क्या ये बलिदान सिर्फ दिल को और मजबूत बनाने का तरीका है? मैंने औरत से पूछा, अगर हम सब इस दिल को नष्ट कर दें तो? उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। दिल को कोई नहीं मार सकता, क्योंकि ये तुम में से किसी एक का है। ये सुनकर हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। दिल से आती रोशनी अचानक बदलने लगी और एक पल के लिए मैंने देखा कि वो धड़कन मेरी ही छाती से मिल रही है। समझते ही मेरे पैर जैसे जड़ हो गए। ये दिल मेरा था। उसका मतलब साफ था, जंगल मुझसे जुड़ चुका था और जब तक मैं यहां रहूंगा ये हमेशा जिंदा रहेगा। अगर मैं इसे खत्म करना चाहता तो मुझे खुद इसमें समा जाना होगा। पंकज ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। नहीं, तू नहीं जाएगा। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर मैं गया तो हो सकता है तुम तीनों बच जाओ और ये जंगल खत्म हो जाए। लेकिन औरत की आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे उसे पता हो कि मैं क्या सोच रहा हूं। जा, देख ले, सच्चाई बाहर नहीं, यहीं है। मैंने एक गहरी सांस ली और दिल की तरफ कदम बढ़ा दिए। जैसे ही मैंने उसे छुआ, ठंडी चिपचिपी बेलें मेरी बाजुओं और गर्दन पर लिपट गईं। मेरे कानों में आवाज आई, अब तू भी मेरा हिस्सा है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और आखिरी चीज जो मैंने देखी, पंकज, राहुल और अमित को दरवाजे से बाहर जाते हुए, जबकि जंगल की लाल धुंध धीरे धीरे उनका पीछा कर रही थी। दरवाजा फटाक से बंद हो गया। पंकज, राहुल और अमित
धड़ाम से किसी पक्की सड़क पर आ गिरे। बारिश रुक चुकी थी, हवा साफ थी और चारों तरफ बस रात का सन्नाटा फैला था। उनके ठीक पीछे वही काली स्कॉर्पियो खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ गए। राहुल ने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी हाईवे पर दौड़ पड़ी। किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शायद डर था कि दरवाजा फिर खुला न मिल जाए। शहर पहुंचते पहुंचते सुबह हो चुकी थी। तीनों को लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन उसी शाम से अजीब चीजें शुरू हो गईं। सबसे पहले पंकज के घर की बालकनी में गीली मिट्टी के ढेर मिले, जबकि पिछले 24 घंटे से बारिश नहीं हुई थी। राहुल की खिड़की के शीशे पर धुंध में किसी ने अंदर से हाथ के निशान बनाए हुए थे। अमित को रात में अपने बिस्तर के पास टप 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 पानी टपकने की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन जब लाइट जलाता तो फर्श पर मिट्टी के साथ नंगे पैर के निशान बने होते, जो दीवार की तरफ जाकर अचानक गायब हो जाते। शुरू में उन्होंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन फिर शहर के अलग अलग हिस्सों में लोग शिकायत करने लगे कि उनके घरों में अजीब पौधे उग रहे हैं, जो रात में हिलते हैं, जैसे सांस ले रहे हों। कुछ लोगों ने गलियों में सफेद कपड़ों में एक औरत को चलते देखा, जो अचानक धुंध में गायब हो जाती थी। एक हफ्ते बाद अखबार में खबर छपी, स्थानीय पार्क में पेड़ों की जड़ें इतनी तेजी से फैल रही हैं कि आसपास के घरों की दीवारें टूट रही हैं। तस्वीर में जो पेड़ दिखा, उसकी तना पट्टी पर हल्की सी लाल चमक थी, बिल्कुल उसी दिल जैसी जो जंगल में धड़क रही थी। और फिर एक रात पंकज ने वीडियो कॉल पर बाकी दोनों को घबराकर दिखाया। उसके लिविंग रूम की दीवार में वही बेलों का बना दरवाजा बनने लगा था। राहुल और अमित ने भी कहा कि उनके घर में भी वही हो रहा है। और सबसे डरावनी बात, दरवाजे के उस पार से मेरी आवाज आ रही थी, आओ अब तुम्हारी बारी है। उस रात तीनों के घरों में बने बेलों के दरवाजे एक साथ पूरी तरह खुल गए। अंदर वही लाल धुंध, वही ठंडी हवा और गीली मिट्टी की गंध। लेकिन इस बार हवा में एक और अजीब बात थी, भीड़ की हल्की फुसफुसाहट। राहुल ने डरते डरते दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, तभी बाहर से पड़ोसियों की चीखें सुनाई देने लगीं। गली में देखा तो दर्जनों घरों की दीवारों पर भी वही दरवाजे बन चुके थे। लोग अपने अपने घरों से भाग रहे थे, लेकिन जैसे ही कोई दरवाजे के पास आता, बेलें उसे पकड़कर अंदर खींच लेती। अमित ने फोन पर चिल्लाकर कहा, यह सिर्फ हमें नहीं, पूरे शहर को ले जाएगा। पंकज ने जवाब दिया, अगर हम नहीं गए तो यह फैलता रहेगा। उन्होंने फैसला किया, तीनों फिर से दरवाजे के पार जाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम रखा, पीछे से और लोग भी उस लाल धुंध में खिंचने लगे। कुछ चीख रहे थे, कुछ बेहोश थे और कुछ खुद ही अंदर जा रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें बुलाया हो। अंदर पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ कि जंगल पहले से कहीं ज्यादा विशाल हो चुका है। पेड़ अब आकाश से भी ऊंचे थे और उनकी शाखाओं पर इंसानी चेहरे उगाए थे, कुछ पहचान के, कुछ अजनबी। जमीन पर धड़कन इतनी तेज थी कि कान बज रहे थे। और वहां बीच में मैंने उन्हें देखा। मैं अब इंसान नहीं था। मेरा शरीर आधा पेड़, आधा मांस बन चुका था और मेरी छाती से बेलें निकलकर चारों तरफ फैल रही थीं। तुम देर कर चुके हो, मैंने कहा। अब यह जंगल सिर्फ मेरा नहीं, पूरा शहर इसका हिस्सा है। मेरे पीछे वो विशाल दिल अब दर्जनों में बंट चुका था। हर दिल अलग अलग दिशा में धड़क रहा था और हर धड़कन के साथ शहर के एक एक हिस्से में पेड़ उग रहे थे। राहुल ने चिल्लाकर कहा, इसको खत्म करना होगा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, बेलें उसकी टांगों में लिपटकर उसे ऊपर उठा ले गईं। लाल धुंध गाड़ी होती जा रही थी। बाहर शहर में सड़कों के किनारे लगे लैंप पोस्ट बेलों में लिपटकर गिर रहे थे। गाड़ियां मिट्टी में धंस रही थीं और लोग पेड़ों में बदल रहे थे। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। जंगल ने सिर्फ हमें नहीं, पूरे शहर को निगल लिया था। आखिरी चीज जो उन्होंने देखी, पूरा आसमान काले पत्तों से ढक गया और सूरज की आखिरी किरण भी हमेशा के लिए गायब हो गई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे ही भूतिया कहानी आपके लिए रोज लेकर आता रहूंगा।